दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हस्बैंड ऑफ फेरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फेरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है परी, और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द हस्बैंड ऑफ फेरी मतलब कि परी का पति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। An old woman used to live with her grandson गुन सुंदर in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य के अंदर यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और शायद आपने इस तरह के कई सेंटेंसेस पहले भी देखे होंगे, सुने होंगे, जहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यूज टू का प्रयोग कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी भी वाक्य के अंदर किसी तरह की पास्ट में कोई कंसिस्टेंसी, निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, जहां हम किसी भी सब्जेक्ट की आदत के बारे में बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को पास्ट में बराबर किया करता था, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और यदि मान लीजिए यूज टू का ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है, और यदि यूज टू का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में किया जाता है, तो सबसे पहले आप चाहो तो इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हो। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद डिड नॉट यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो नेगेटिव में आपको याद रखना है, नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो वहाँ पर यूज्ड नहीं आएगा, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। और उससे पहले डिड नॉट यूज टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए इस वाक्य का मतलब देखते हैं। एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड मतलब बूढ़ी, एन ओल्ड वुमेन मतलब एक बूढ़ी महिला, यूज्ड टू लिव, लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना। यूज्ड टू लिव रहती थी, रहा करती थी। विद हर ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, मतलब एक बूढ़ी महिला अपने पोते के साथ रहती थी। ग्रैंडसन गुन सुंदर, उसका नाम क्या था? गुन सुंदर। इन आ विलेज, एक गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एन ओल्ड वुमेन यूज टू लिव विद हर ग्रैंडसन गुन सुंदर इन ए विलेज, मतलब एक बूढ़ी महिला अपने पोते गुन सुंदर के साथ एक गांव में रहा करती थी। गुन सुंदर वॉज टैलेंटेड बट अगली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, इसका क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, आप इन दोनों जो वर्ड्स हैं, दोनों जो शब्द हैं, आप इनकी मीनिंग को नोट कर सकते हैं। टैलेंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिभाशाली, और आप इस चीज़ को भी नोट करें कि ये एडजेक्टिव है। और अगली का मतलब होता है बदसूरत, जो व्यक्ति दिखने में अच्छा ना हो, जिसे कुरूप भी कहते हैं, और इसे बदसूरत भी कहा जाता है, और ये भी एक एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? गुन सुंदर वॉज टैलेंटेड बट अगली, गुन सुंदर प्रतिभाशाली था लेकिन बदसूरत था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, गुन सुंदर रीच्ड अ जंगल वाइल ही वॉज रोमिंग अबाउट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
REACH, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और जब आप इसमें ईडी जोड़ेंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, वन डे मतलब एक दिन, गुणसुंदर रीच्ड अ जंगल, मतलब जो गुणसुंदर था वो एक जंगल पहुंचा। वाइल, वाइल का मतलब दौरान, वाइल ही वॉज रोमिंग अबाउट। और दोस्तों ये जो वाक्य है वाइल ही वॉज रोमिंग अबाउट, ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। रोम का मतलब होता है घूमना, और ये फोर्थ फॉर्म है रोमिंग, और रोमिंग अबाउट मतलब इधर उधर घूमना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन गुणसुंदर मतलब कि घूमने के दौरान एक जंगल पहुंचा। चलिए आगे देखिए। ही सॉ आ ब्यूटीफुल लेक इन विच फेरीज वर टेकिंग बाथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। SEEC का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है SAW। और दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी अधिकतर लोग मैंने देखा है कि जो उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो करेक्ट नहीं होती है। बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं, तो जो सा है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आपको इसको सौ पढ़ना है, SAW सौ। चलिए देखते हैं इसका मतलब। ही सॉ, और ही सॉ उसने देखा, अ ब्यूटीफुल लेक, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और लेक का मतलब होता है झील। उसने एक सुंदर झील देखी, इन विच मतलब जिसमें, इन विच फेरीज मतलब कि परियां। और दोस्तों जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था फेरी मतलब परी, और ये उसका प्लूरल नाउन है, तो ये क्या हो गया परियां। इन विच जिसमें, फेरीज मतलब कि परियां, वर टेकिंग बाथ, और ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है, और टेक बाथ का मतलब होता है स्नान करना, नहाना। विच इन विच मतलब जिसमें, फेरीज वर टेकिंग बाथ मतलब जो परियां थी वो नहा रही थी, या कह सकते हैं स्नान कर रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही सॉ अ ब्यूटीफुल लेक इन विच फेरीज वर टेकिंग बाथ, उसने एक सुंदर उसने एक सुंदर झील को देखा जिसमें परियां स्नान कर रही थी। चलिए आगे देखिए। देयर क्लोथ्स वर हीप्ड ऑन द बैंक। क्या मतलब हुआ दोस्तों, THER देयर, देयर का यूज़ जब किया जाता है जब हम कई लोगों के साथ किसी वस्तु को जोड़ना चाहते हैं। पजेसिव केस में देयर का प्रयोग किया जाता है, और एक से अधिक लोगों के साथ जब ये पजेसिव केस आता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है, जिनका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देयर क्लॉथ्स मतलब कि उनके कपड़े, वर हीप्ड रखे हुए थे। हीप का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर लगा हुआ होना, रखे होना। वर हीप्ड रखे हुए थे कहाँ पर, ऑन द बैंक, बैंक मतलब किनारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर क्लॉथ्स वर हीप्ड ऑन द बैंक, मतलब जो उनके कपड़े थे वो किनारा, नदी जो किनारा था उसका, वहाँ पर रखे हुए थे। गुणसुंदर क्वाइटली वॉक्ड अप टू द क्लॉथ्स एंड स्टोल अ ड्रेस ऑफ आ फेरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्वाइटली एडवर्ब है, और यदि आप इसका एडजेक्टिव यूज़ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है खामोश, जो कि एक एडजेक्टिव है, और जब आप इसके साथ ly जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्वाइटली, और ये एक एडवर्ब बन जाएगा। और दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। मान लीजिए आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप उस वाक्य के अंदर वर्ब की विशेषता मतलब कि क्रिया की विशेषता को बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में ly आता है। तो ये क्वाइटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खामोशी से, चुपचाप। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, गुणसुंदर क्वाइटली वॉक्ड अप टू द क्लॉथ्स, जो गुणसुंदर था वो चुपचाप कपड़ों मतलब कि चल कर गया, कपड़ों तक चल कर गया। एंड स्टोल, और ये स्टील की सेकंड फॉर्म है, चुराना इसका मतलब होता है। एंड स्टोल अ ड्रेस, और उसने एक ड्रेस को मतलब कि वस्त्र को चुरा लिया, ऑफ ए फेरी, एक परी के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो गुणसुंदर था वो चुपचाप मतलब कपड़ों तक चल कर गया, और उसने एक परी की ड्रेस को चुरा लिया। चलिए आगे देखिए। ग्रेजुअली द फेरीज डिपार्टेड टू देयर वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ग्रेजुअली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, और आपने इस वर्ड को कई बार सुना होगा, तो आप इस वर्ड की जो मीनिंग है आप उसे नोट कर सकते हैं। धीरे धीरे, कोई भी काम जो धीरे धीरे होता है उसे ग्रेजुअली कहा जाता है, एडवर्ब है। और डिपार्ट का मतलब होता है कहीं से रवाना होना, और ये सेकंड फॉर्म है डिपार्टेड। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, ग्रेजुअली द फेरीज डिपार्टेड टू देयर वर्ल्ड, मतलब धीरे धीरे जो परियां थीं वो अपनी दुनिया के लिए
रवाना हो गई, डिपार्टेड टू देयर वर्ल्ड मतलब अपनी दुनिया में रवाना हो गई। बट लेकिन वन कुड नॉट गो हुज क्लॉथ्स गुणसुंदर हैड स्टोलन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया। तो जब आपके सामने कोई भी ऐसा वाक्य आया जिसकी वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और यदि वो वाक्य नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट वन कुड नॉट गो, लेकिन एक नहीं जा सकी, हुज क्लॉथ्स गुणसुंदर हैड स्टोलन, और हेड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है क्या, और हुज मतलब जिसके कपड़े गुणसुंदर ने चुराए थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बट वन कुड नॉट गो हुज क्लॉथ्स गुणसुंदर हैड स्टोलन, मतलब एक नहीं जा सकी जिसके कपड़े गुणसुंदर ने चुराए थे। चलिए आगे देखिए, द फेरी बैग्ड फॉर हर क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है BEG बैग, आपने इसको अक्सर सुना होगा, आपने कई बार इसको यूज़ किया होगा। जब हम बचपन में, आपको याद होगा जब हम एप्लीकेशंस वगैरह लिखा करते तो बैग वर्ड का यूज़ किया जाता था, आई बैग टू से दैट। और आज मैं आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ दोस्तों। बैग का मतलब भीख मांगना होता है, उसके अलावा किसी बात को बहुत विनम्रता से किसी चीज़ की विनती करने को भी बैग कहा जाता है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विनती करके कहते हैं तो वहाँ पर भी बैग का प्रयोग किया जाता है, और बैग्ड इसकी सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द फेरी बैग्ड फॉर हर क्लॉथ्स, मतलब जो परी थी उसने अपने कपड़ों के लिए विनती की। गुणसुंदर सैड, गुणसुंदर ने कहा, दैट की शी वुड गिव हर क्लॉथ्स। और दोस्तों यहाँ पर ये शी कहानी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ही होना चाहिए, तो आप इसे शायद मिस प्रिंट है तो आप इसे ही माने। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, गुणसुंदर सैड, गुणसुंदर ने कहा दैट की ही वुड गिव हर क्लॉथ्स ओनली इफ़ शी अग्रीड टू मैरी हिम। और दोस्तों अग्री का मतलब होता है किसी बात के लिए सहमत हो जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, गुणसुंदर बोला, क्या बोला, दैट की ही वुड गिव हर क्लॉथ्स ओनली इफ़ शी अग्रीड टू मैरी हिम, की वह कपड़े दे देगा, वह उसे उसके मतलब कपड़े दे देगा सिर्फ तभी जब वह उसके साथ विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए सहमत हो जाए, तैयार हो जाए। चलिए आगे देखिए, द फेरी हैड टू अग्री। दोस्तों इस वाक्य में हैड टू का प्रयोग किया गया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब ऐसा कोई वाक्य हम बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी को कोई भी काम मजबूरीवश या फिर व्यवस्था के कारण करना पड़ा, तो वहाँ पर इसको शो करने के लिए इस हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और हैड टू का प्रयोग करने का मतलब है कि पास्ट में हम किसी भी तरह का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस बनाना चाहते हैं, और हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी को कोई काम व्यवस्था के कारण करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं, द फेरी हैड टू अग्री, जो परी थी उसको सहमत होना पड़ा। तो दोस्तों कहानी के अनुसार आपको ये समझ ही आ गया होगा कि जैसा ये जो व्यक्ति था गुणसुंदर, उसने कपड़े चुरा लिए थे परी के, और उसने परी को ये कहा कि यदि आप मुझसे विवाह करोगे तभी मैं आपको कपड़े लौटाऊंगा। तो परी के पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया गया है कि जो परी थी उसे तैयार मतलब उस बात सहमत होना पड़ा। चलिए आगे देखिए, और ये इस चीज़ को दिखाता है कि ये उसकी विवशता थी, इसलिए यहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, ही वेंट टू द विलेज एंड ब्रॉट लोकल क्लॉथ्स फॉर हर। ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू द विलेज मतलब वह गांव गया, एंड ब्रॉट और वो ले आया, लोकल क्लॉथ्स, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, जो स्थानीय कपड़े थे वो ले आया, फॉर हर उसके लिए। हर फेरी ड्रेस ही हिड इन ए बॉक्स, हर फेरी, हर मतलब उसके, फेरी ड्रेस मतलब जो उसकी परियों वाली जो ड्रेस थी, ही हिड, और ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, ही हिड इन ए बॉक्स, उसने एक संदूक में छुपा दी। चलिए आगे देखिए, इन अर्थली ड्रेस द फेरी बिकेम एन ऑर्डिनरी वुमेन। दोस्तों अर्थली का मतलब होता है सांसारिक, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं।
इन अर्थली ड्रेस मतलब जो सांसारिक कपड़ों में द फेरी बिकेम एन ऑर्डिनरी वुमेन, जो फेरी थी परी थी वो बन गई, क्या बन गई, एन ऑर्डिनरी वुमेन, वो एक साधारण महिला बन गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सांसारिक कपड़ों में जो परी थी वो एक साधारण महिला बन गई। एज प्रोमिस्ड मतलब कि वादे के अनुसार, शी मैरिड गुणसुंदर, उसने गुणसुंदर से विवाह किया, एंड लिव्ड विद हिम, और उसके साथ रही, 4 ईयर्स मतलब कई सालों के लिए उसके साथ रही। द फेरी गेव बर्थ टू अ सन ऑल्सो, क्या मतलब हुआ, द फेरी गेव बर्थ टू अ सन ऑल्सो, जो फेरी थी परी थी उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन शी ऑलवेज ट्राइड टू फाइंड हर फेरी ड्रेस टू गेट फ्री फ्रॉम गुणसुंदर्स कंट्रोल, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और यहाँ इस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर 2 वर्ब आती हैं, मतलब 2 क्रियाएं आती हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, बट लेकिन शी ऑलवेज ट्राइड, उसने हमेशा कोशिश की, टू फाइंड ढूंढने की, हर फेरी ड्रेस अपनी परी की, जो उसकी जो ड्रेस थी, जो उसके वस्त्र थे, उसको उसने ढूंढने की कोशिश की। टू गेट फ्री आज़ाद होने के लिए, फ्रॉम गुणसुंदर्स कंट्रोल, गुणसुंदर के कंट्रोल से, नियंत्रण से आज़ाद होने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन उसने हमेशा कोशिश की अपनी परी की जो ड्रेस थी, मतलब जो उसकी जो परी के जो कपड़े थे उनको ढूंढने की, किस लिए, टू गेट फ्री फ्रॉम गुणसुंदर्स कंट्रोल, गुणसुंदर के नियंत्रण से आज़ाद होने के लिए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर मैरिज मतलब कि विवाह के बाद, गुणसुंदर हैड बिकम आ रिच मैन। दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आफ्टर मैरिज मतलब विवाह के बाद, गुणसुंदर हैड बिकम अ रिच मैन, जो गुणसुंदर था वो एक अमीर आदमी बन चुका था। ही लिव्ड इन ए पैलेशियल हाउस। और दोस्तों पैलेशियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है महल नुमा, महल जैसा दिखने वाला। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही लिव्ड इन ए पैलेशियल हाउस मतलब कि वह एक महल नुमा घर में रहने लगा। द ओल्ड वुमेन हैड डाइड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। डाई का मतलब होता है मृत्यु होना, मर जाना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड वुमेन हैड डाइड मतलब बूढ़ी महिला की मृत्यु हो चुकी थी। वन डे एक दिन, गुणसुंदर हैड गॉन आउट ऑन बिजनेस एंड द फेरी वॉज एबल टू फाइंड हर ड्रेस, क्या मतलब हुआ, एक दिन जो गुणसुंदर था, हैड गॉन आउट मतलब वो बाहर गया हुआ था, ऑन बिजनेस व्यापार के लिए, एंड द फेरी वॉज एबल टू फाइंड अ ड्रेस, और वो जो परी थी वो अपनी ड्रेस को, अपने वस्त्रों को वो ढूंढ पाई। शी एट वंस फ्लू टू हर फेरी लैंड विद हर सन, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई मतलब उड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है फ्लू। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, शी एट वंस मतलब तुरंत, मतलब वह तुरंत, फ्ली टू हर फेरी लैंड जो फेरी लैंड था मतलब जो परियों का देश था, वो वहाँ उड़कर चली गई, विद हर सन अपने बेटे के साथ। चलिए आगे देखिए। When गुणसुंदर returned, he found no fairy and his son, क्या मतलब हुआ, जब गुणसुंदर था वो वापस लौटा, he found no fairy उसे कोई भी परी नहीं मिली, and his son और ना अपना बेटा। The palatial house had also disappeared, और दोस्तों disappear का मतलब होता है गायब हो जाना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द palatial house had also disappeared, जो palatial मतलब जो महल नुमा घर था वो भी गायब हो चुका था। He was very sad मतलब वह बहुत उदास था। आगे देखिए। He went to the same lake where he had met his fairy wife, क्या मतलब हुआ, He went to the same lake मतलब वह उसी झील पर गया, where जहाँ, he had met जहाँ वह मिला था, his fairy wife अपनी परी पत्नी से वो मिला था, वह उसी झील पर गया।
आ ट्री डिसेंडेड फ्रॉम हेवन ऑन विच फेरीज सेट। क्या मतलब हुआ? डिसेंड का मतलब होता है उतरना, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक जो पेड़ था वो हेवन से, स्वर्ग से नीचे उतरा, ऑन विच जिस पर, फेरीज सेट जो परियां थी वो बैठी हुई थी। चलिए आगे देखिए। द फेरीज टुक बाथ एंड रोड ऑन द ट्री। क्या मतलब हुआ? ये जो परियां थी टुक बाथ, और ये टेक बाथ के सेकंड फॉर्म में जो परियां थी टुक बाथ, उन्होंने स्नान किया, एंड रोड ऑन द ट्री, और वो उस पेड़ पर सवार हो गई, और ये राइट के सेकंड फॉर्म में एंड रोड ऑन द ट्री। आगे देखिए। एज द ट्री वॉज लिफ्टिंग अप, गुनसुंदर रेस्ड टू इट एंड हंग बाय डैंगलिंग रूट। क्या मतलब हुआ? एज अ ट्री वॉज लिफ्टिंग अप, जैसे लिफ्ट का मतलब था उठना, एज द ट्री वॉज लिफ्टिंग अप, जैसे ही वो जो पेड़ था वो ऊपर उठ रहा था, गुनसुंदर रेस्ड टू इट, जो गुनसुंदर था वो दौड़ा उसकी तरफ, एंड हंग और वो लटक गया, बाय अ डैंगलिंग रूट, डैंगलिंग का मतलब लटकती हुई, एक लटकती हुई रूट से, जड़ से वो लटक गया। चलिए आगे देखिए। द ट्री लैंडेड इन फेरीलैंड, ये जो पेड़ था वो लैंडेड, उसने लैंड किया, लैंड का मतलब होता है उतरना, लैंडेड इन फेरीलैंड, जो ट्री था वो उस परीलोक पर उतरा। ही फाउंड हिज वाइफ एंड सन, उसे उसकी पत्नी और बेटा मिले, देयर वहाँ, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही फाउंड हिज वाइफ एंड सन देयर, उसे उसकी पत्नी और बेटा वहाँ मिले। ही स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज, मतलब क्या हुआ इस लाइन का? ही स्टे का मतलब रुकना, ठहरना। ही स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज, वह वहाँ पर कुछ दिन रुका, एंड रिटर्नड होम, और घर लौट आया, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। चलिए आगे देखिए। फॉर द लव ऑफ हर सन, मतलब फॉर द लव ऑफ हर सन मतलब अपने बेटे के प्यार के लिए। द फेरी ऑल्सो रिटर्न, जो परी थी वो भी वापस लौट आई, टू गुनसुंदर, गुनसुंदर के पास। आफ्टर दैट, उसके बाद, दे अगेन स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। क्या मतलब वो? आफ्टर दैट, उसके बाद, दे अगेन स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, मतलब वे, और दे का मतलब वे या वे लोग। और दोस्तों जब किसी भी वाक्य में एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आफ्टर दैट, उसके बाद, दे अगेन, वे दोबारा से, स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, वे दोबारा से खुशी से रहने लगे। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ डिटर्मिन्ड पर्सन, डिटर्मिन्ड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए डिटर्मिन्ड पर्सन, मतलब एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने आज की इस कहानी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।